हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम अपना छठवां टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड दियर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में कैसे हम सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करेंगे, या फिर कौन कौन से चैलेंजेज हैं अभी तक अभी तक के कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, आगे क्या हमको करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इस टॉपिक में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं मैनेजिंग द बॉर्डर सिक्योरिटी। इसमें हम कोस्टल और टेरिस्ट्रियल प्लस मरी टाइम तीनों देखेंगे। उसके बाद लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स हम देखेंगे अपने नेबर्स के साथ, जिसमें आपका चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब सारे देखेंगे। उसके बाद इंडियाज पॉलिसी इन बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इंडिया की क्या पॉलिसी रही है, क्या अप्रोच रहा है, अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिया है इंडिया ने, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें हम एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बड़ा भी हो सकता है वीडियो। तो कीप पेशेंस एंड कीप वाचिंग, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे 70% के आसपास जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। देख रहे हैं अगर आप, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ अगर यूजफुल लग रहे हों और ये आपके तैयारी में हेल्पफुल लग रहे हो, तो आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है। देखिए, शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंडिया जो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और वापस से बांग्लादेश हो गया, तो इन सबके साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इन इंडियन केस बॉर्डर्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ एक्सट्रीम जियोग्राफी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉर्डर्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ का जो बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये कि आप अगर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएं तो आपको डेजर्ट मिलेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे कच्छ पे आपको स्वैम्पी लैंड भी मिलेगा। फिर अगर आप चाइना की तरफ बढ़ जाएं तो आपको वहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन मिलेंगे, हिल्स एरिया है, ठीक है ना, माउंटेन है। फिर म्यांमार की तरफ बढ़ जाइए तो वहाँ पे भी आपको हिल्स एरिया मिलेंगे और क्या कहते हैं कि माउंटेन्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें भी थोड़ा डिफिकल्टी होती है। उसके बाद अगर आप हम श्रीलंका और मालदीव की तरफ बढ़ जाएं तो यहाँ पे हमारा जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज सामने उभर के आता है। ओके, तो अगर देखा जाए तो हर तरह का जितनी भी जियोग्राफिकल चैलेंजेस पॉसिबल हैं वो सारे चैलेंजेस जो है इंडिया के बॉर्डर के साथ मिलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो डिफरेंट बाउंड्रीज हैं, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान, 3488 चाइना, ये सब है। फिर उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द फैक्ट दैट इंडिया इज लाइक आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन द एनार्किकल एंड द इनस्टेबल स्टेट्स। अगर सही मायने में देखा जाए तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है इस साउथ एशिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी फुल्ली पनप रही है और फुल्ली डेमोक्रेसी एक्टिव है। बाकी आप चाइना को देख लीजिए, श्रीलंका की तो बात ही मत कीजिए, मालदीव और म्यांमार, ये सब सारे जो कंट्रीज हैं इनकी बात ही मत कीजिए, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का हाल तो आप जानते ही हैं। तो एक इंडिया ही है जहाँ पे डेमोक्रेसी फुल स्विंग में चल रही है। देयर इज क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्रग, कैटल, ह्यूमन आर्टिफैक्ट, फेक करेंसी नोट्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली in this scenario our border forces appear to be severely underarmed and under equipped, which is taking heavy toll to economic, social and political stability of our country। एक तो इतनी कॉम्प्लेक्स हमारी बाउंड्री है, दूसरे यहाँ पे इस बाउंड्री के थ्रू ड्रग्स, कैटल्स, ह्यूमंस और फेक करेंसी, इन सब चीज़ों का स्मगलिंग होता है। उसके बावजूद भी हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो एक तो आदमी नहीं है ढंग के, है ना, ढंग के मतलब इन द सेंस कि कम है। फिर उसके साथ साथ इनको जो हथियार दिए गए हैं वो भी दादा आजम के ज़माने के हथियार दिए गए हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, जो मॉडर्न कंट्रीज यूज करती हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बॉर्डर को मैनेज करना और भी कठिन हो जाता है। ओके, 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था होम मिनिस्ट्री के अंडर में। इन्होंने दो रिकमेंडेशन दिया था। एक तो इन्होंने कहा था कि सेपरेट डिपार्टमेंट आप बॉर्डर मैनेजमेंट बनाइए, मतलब एक बॉर्डर मैनेजमेंट का आप डिपार्टमेंट ही अलग कर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। ये काम तो कर दिया गया, लेकिन इन्होंने एक और मेजर रिकमेंडेशन किया था कि लाइक द अर्ली सेटलमेंट ऑफ आवर मरीटाइम बॉर्डर्स एंड द डिमार्केशन ऑफ द लैंड बाउंड्रीज।
एकदम स्पष्ट आप जो है अपना मैरीटाइम बॉर्डर बनाइए, एकदम स्पष्ट आप अपना लैंड बाउंड्री बनाइए। ये दूसरा इनका मेजर रिकमेंडेशन था। उसके साथ साथ एक रिकमेंडेशन इन्होंने और दिया था कि वन बॉर्डर वन फोर्स होना चाहिए, मतलब एक एक ही फोर्स होना चाहिए जिसको हम बॉर्डर फोर्स बोले बस। अभी सिस्टम ये है कि पाकिस्तान के साथ हम बीएसएफ को देखते हैं, चाइना के साथ हम आईटीबीपी को देखते हैं, उधर हम असम राइफल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट बाउंड्रीज के लिए हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर फोर्सेज हैं। इससे दिक्कत ये होती है दोस्तों कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है और इन सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है और इनका एक अलग कमांड सेंटर होता है। लेकिन अगर एक ही फोर्स रहे, एक ही कमांड सेंटर रहे, एक ही तरह की ट्रेनिंग रहे, अलग अलग क्षेत्र के लिए उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दिया जाए, उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन में मिलकर के ये काम करें, तो बेहतर बाउंड्री मैनेजमेंट हो सकता है। तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस तरह के रिकमेंडेशंस दिए थे। हालांकि एक रिकमेंडेशन इनकी मानी गई है, अभी दो जो है अंडर कंसिडरेशन है। देखते हैं कि ये कब तक हो पाएगा। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन में आप समझ गए होंगे कि जो इंडिया का बॉर्डर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो अनइक्विप्ड है, अंडर आर्म्ड है। उसके साथ साथ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास डिफरेंट बाउंड्रीज के लिए डिफरेंट फोर्सेज हैं, तो इन सब चीज़ों पे काम करने की हमको ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम देखें कि बॉर्डर एरिया में जो मेजर चैलेंजेस हैं वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कन्फ्रंटिंग द चैलेंजेस टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए, बॉर्डर अगर मैनेज नहीं होगा, बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, तो वहाँ के लोग जो है खुश नहीं रहेंगे, लोग स्टेट के अगेंस्ट रहेंगे, और स्टेट के अगेंस्ट रहेंगे तो जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज होती हैं या क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स हैं, उनके बहकावे में ये आ करके इंडिया के खिलाफ ही खड़े हो सकते हैं। इसलिए इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी बॉर्डर के अच्छे मैनेजमेंट न होने की वजह से ये एक चैलेंज है, ये एक खतरा है। फिर उसके बाद अप होल्डिंग आवर सोवरेनिटी, ऑब्वियसली कि अगर बॉर्डर एरिया डिस्प्यूटेड है, ठीक है ना, तो बाहर की कंट्री कोई आपके लैंड पे अपना अधिकार बता रहा है, तो आपका जो सॉवरेनिटी है वो खतरे में है। उसके साथ साथ डिफेंडिंग आवर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक तो चलिए मान लेते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है कोई एरिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आकर के आपके टेरिटरी को अपना जो है कह रही हैं, तो ऐसे में जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उसको भी हमको कंसीडर करना है, उसकी भी सुरक्षा करनी है। फिर उसके बाद अगला जो मेजर चैलेंज है, प्रिवेंटिंग इनफिल्ट्रेशन एंड इलीगल मूवमेंट क्रॉस द बॉर्डर। इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, इलीगल मूवमेंट हो रहा है, तो इसको भी रोकना हमारे लिए एक चैलेंज है। फिर उसके बाद इनकलकेटिंग द सेंस ऑफ सेफ्टी एंड फ्रीडम एमंग पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरिया। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि जो बॉर्डर एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके अंदर ये सेंस होना चाहिए कि वो इंडियन है। उनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो समझ ही नहीं पाते बेचारे कि वो इंडिया में है, चाइना में है, इंडिया में है कि पाकिस्तान में है। तो ऐसे में जो उनका लॉयल्टी है, उनका जो एक कह सकते हैं जो राष्ट्रीयता है, उसकी भी भावना खतरे में है, और जिसकी वजह से वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ बराबर है। फिर उसके बाद चेकिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ ऑल काइंड, आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, हथियारों की, लोगों की ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इसको जो है रोकना एक चैलेंज है। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग द ट्रैफिकिंग इन फेक करेंसी, फेक करेंसी का जो नेपाल बॉर्डर से या फिर म्यांमार बॉर्डर से जो फेक करेंसी भारत में आ रही है उसको रोकना एक चैलेंज है। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ गुड्स लाइक कैटल एंड गोल्ड, कैटल्स का जो स्मगलिंग है वो बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत होता है, तो उसको भी रोकना एक चैलेंज है। गोल्ड का ट्रैफिकिंग भी रोकना एक चैलेंज है। अभी जो टेक्निक होना चाहिए, टेक्निक ऑफ इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए, वो क्या क्या होना चाहिए। देखिए, बेसिकली बात ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये जो अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं यहीं से आएगा, ठीक है ना। टेक्निक्स क्या क्या होने चाहिए यही आएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप कोई भी बॉर्डर मैनेजमेंट आप लिख रहे हैं, चाहे इंडिया चाइना का, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया बांग्लादेश का, तो ये सब सारे पॉइंट्स आपको वहां पे डालने होंगे। ओके, इसीलिए इन सब पॉइंट्स को हमने पहले मेंशन किया है। तो टेक्निक क्या क्या हो सकते हैं, बिल्डिंग ऑफ फेंसेज एंड इरेक्टिंग फ्लड लाइट, ठीक है, ये अच्छी बात है कि ये होने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, अभी आगे देखेंगे। फिर उसके बाद क्रिएटिंग इफेक्टिव बॉर्डर आउटपोस्ट, आउटपोस्ट भी हमको हर बॉर्डर पे, ये बॉर्डर है तो आपको छोटे छोटे आउटपोस्ट जो है क्रिएट करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी समस्या ये है कि हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद
स्टेप अप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड एंड रेल, बॉर्डर एरिया में रोड एंड रेल का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके दोस्तों दो एस्पेक्ट हैं, एक तो सोशल डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, ठीक है ना। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो ये कि इमरजेंसी के पीरियड में ये रोड और रेल का जो नेटवर्क होगा वो आपको आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई के लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना, उसमें हेल्प करेंगे। आर्म्स आदमियों को भेजना, खाना भेजना, इक्विपमेंट्स भेजना, ये सब इजी हो जाएगा। तो बॉर्डर एरिया में अगर कोई टेंशन होता है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो इसलिए रेल और रोड का डेवलपमेंट करना जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको टेरेन कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन आपको ये करने की जरूरत है और आपको ये करना चाहिए। फिर उसके बाद इफेक्टिव पेट्रोलिंग एंड बिल्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर, ठीक है ना। आप जो है हमेशा पेट्रोलिंग करते रहिए, हमेशा बॉर्डर एरिया में घूमते रहिए। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन टावर्स बनाइए, पोस्ट टावर्स बनाइए। ऐसा देखिए ये भी हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी हद तक इसको किया जा सकता है। फिर उसके बाद बिल्डिंग ऑफ नाका एंड मचान। मचान क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये जंगल है, ठीक है ना, तो जंगल है तो अगर आप नीचे रह रहे हैं तो आपको बहुत दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो जंगल में आप जो है बड़े बड़े डंडे गाड़ करके यहाँ ऊपर बैठ जाते हैं, अपना जो है खटिया बिस्तर लगा करके यहाँ पे बैठ के आप देखिए तो आपको दूर तक दिखाई देगा, है ना। तो इसको हम मचान बोलते हैं। जो देसी लोग हैं, जो देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको मचान पता होगा, क्योंकि पहले जो है जो मक्के की खेती वगैरह होती थी तो उसमें मचान डाल करके हम लोग पक्षियों से बचाते थे, है ना, सुग्गा तोता से। तो मचान जो लोग गांव में रहने वाले हैं उनको पता होगा। फिर उसके बाद इक्विपिंग द सिक्योरिटी फोर्सेज विथ नाइट विजन टेक्नोलॉजी, ये तो पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल है, इसको करना चाहिए। इक्विपमेंट्स अच्छे देने चाहिए। उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमराज हम लगाएं, थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट्स लगाएं हम बॉर्डर एरियाज में। तो ये सब हमारे टेक्निक्स हो सकते हैं बॉर्डर एरिया को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। अभी अगर हम इंडिया बांग्लादेश, अब एक एक कंट्री का हम फटाफट देख लेंगे कि बॉर्डर एरियाज में क्या दिक्कतें हैं, कितने हमारे बॉर्डर एरियाज हैं और उसमें इशूज क्या क्या है, ठीक है ना, और अभी तक क्या क्या किया गया है। देखिए लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ये शेयर करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दोस्तों कि कहीं पे ये प्लेन है, कहीं पे नदी है, कहीं पे हिल है, कहीं पे जंगल है। तो इसलिए नेचुरल ऑब्स्टेकल्स बहुत कम है। ऐसा माना जाता है कि नेचुरल जो बाउंड्रीज होती हैं, अगर मान लीजिए एक रिवर होती तो हम इसी को रिवर को मान लेते, लेकिन कहीं पे रिवर है, कहीं पे प्लेन है, इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद जो प्लेन एरिया है, इवन जो थोड़ा बहुत रिवराइन एरिया के किनारे वाला एरिया है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है ना। और यहाँ पे जो है लोग कल्टीवेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसे में जो है ये समस्या हो जाती है कि हम कहाँ पे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करें। आप देखिए अब किसी गांव से आप ऐसे ले जा करके ऐसे तो नहीं कर सकते ना। पता चला कि गांव में आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए मैप पे, बेचारे का घर तो इंडिया में है लेकिन उसका जो बाकी सब चीजें हैं वो बांग्लादेश में चला गया। तो ऐसे में उसके साथ समस्या हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर तरह की चीजें मिलती हैं आपको देखने को, प्लेन है, रिवर है, हिल है, जंगल है। ये जो बाउंड्री एरिया हमारा और बांग्लादेश का ड्रॉ किया गया था, ये रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था और वो मैप पे किया गया था और ओल्ड डिस्ट्रिक्ट मैप के हिसाब से बांट दिया गया था। और यही प्रॉब्लम थी दोस्तों कि जो वहां पे बाउंड्री है वो काफी रैंडम हो गई। ओके, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग नेचुरल बैरियर्स इट मींडर्स थ्रू द विलेजेस, जैसा कि हमने बात किया, एग्रीकल्चरल लैंड, रिवर, ठीक है ना। कहीं पे वो गांव के बीच में से जा रहा है, कभी कहीं वो खेतों में से जा रहा है और कभी बीच रिवर्स में से जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट मैप था उस पर ड्रॉ कर दिया गया था। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब जो है जब इंडिया और पाकिस्तान, पहले बांग्लादेश तो नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए तो वहां पे एक लैंड बाउंड्री को ड्रॉ करने के लिए इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री डिस्प्यूट कमीशन का गठन किया गया 1949 में, ठीक है ना। ये बहुत सारे डिस्प्यूट्स को सेटल तो किया था, लेकिन soon they resurfaced along with new problems of the enclave। मतलब ये यहाँ पे प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो इन्होंने सॉल्व कर दिया था, लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ गई कि कुछ डिस्ट्रिक्ट, लगभग 111 डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के या आप कह लीजिए पाकिस्तान के, वो इंडिया में आ गए और लगभग 51 जो है इंडियन इनक्लेव ये बांग्लादेश में चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये परेशानी सामने उभर के आई। फिर उसके बाद नेहरू और नून एग्रीमेंट इन इंडिया ऑन इंडिया ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर वाज साइंड इन 1958, ठीक है ना। 1958 में एक और एग्रीमेंट साइन किया गया, हालांकि ये किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो था 1974 वाला
इंदिरा मुजीबुर एग्रीमेंट, ये आल्सो इसको और भी क्या बोला जाता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो इसके थ्रू यह किया गया कि जो इंडिया में बांग्लादेश के 111 हैं वो बांग्लादेश को वापस कर दिया जाए, और जो बांग्लादेश में इंडियन 51 इनक्लेव्स हैं उसको इंडिया को वापस कर दिया जाए, और इस तरह से फिर से बाउंड्री ड्रॉ कर दिया जाए, ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कुछ आसानी से किया जा सके। तो यह जो प्रोसेस था 1974 में ये शुरू हुआ था, लेकिन 2014 में इसको जो है मोदी गवर्नमेंट ने साइन किया फाइनली, ठीक है ना। अभी जो है ये 111 जो इनक्लेव्स हैं वो बांग्लादेश के पास हैं, और जो 51 इनक्लेव्स हैं जो कि बांग्लादेश में थे वो अब जो है इंडिया में है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, देखिए बात ये थी 111 और 51 वाला कहानी आप समझ लीजिए। 111 इनक्लेव ऐसे इनक्लेव थे जो बाउंड्री के हिसाब से, जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी वो इंडिया में आ रहे थे, लेकिन वो जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बांग्लादेश का था, ठीक है ना। इसी तरह से जो 51 इनक्लेव इंडियंस थे वो बाउंड्री के हिसाब से बांग्लादेश में आने चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली वो जो है इंडियन थे। तो अभी जो है ये जो 51 इनक्लेव्स यहाँ पे हैं इंडिया में, इसको इंडिया ने ले लिया। ये जो 111 बांग्लादेश में थे इसको बांग्लादेश को दे दिया गया, ठीक है ना। तो अभी जो है मैटर यहाँ पे थोड़ा शांत है, सॉल्व है, ठीक है ना। अगर हम इशूज देखें इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, तो सबसे पहले तो देखिए इलीगल इमिग्रेशन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको आप जानते हैं, ठीक है ना। और इसका जो इमिग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, रीजन है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि अंडर डेवलप्ड है बांग्लादेश, रिलीजियस परसिक्यूशन भी देखने को मिलता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से पुश और पुल फैक्टर दोनों जिम्मेदार हैं इलीगल इमिग्रेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे कैटल और अदर स्मगलिंग का है। इंडिया के जो गाय भैंस हैं इसको बांग्लादेश के बॉर्डर तक ले जाया जाता है, वहां पे ग्रेजिंग के बहाने ले जाया जाता है, फिर उसके बाद बॉर्डर को पार कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इलीगली जो है उसका इस तरह से समझ लीजिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उसमें ये लोग संलिप्त हैं। कभी कभी ये भी माना जाता है कि जो वहाँ पे फोर्स है, जो वहाँ पे फोर्स तैनात है, बीएसएफ है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, वो भी जो है जो ये एक्सपोर्टर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनसे पैसा लेकर के पास करवा देती है। दोस्तों एक एस्टिमेशन के अनुसार लगभग 10,000 करोड़ एनुअली इस तरह से जो एक्सपोर्ट होते हैं, इलीगल एक्सपोर्ट, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है इंडिया को, ठीक है ना। एलॉन्ग विथ कैटल्स, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड अदर इसेंशियल आइटम्स सच एज शुगर, साल्ट, डीजल, ह्यूमन एंड नार्कोटिक्स, ठीक है ना, काउंटर फिटिंग ऑफ इंडियन करेंसी, किडनैपिंग, थेफ्ट, ये सब सारी चीजें जो है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद जो अगला इशू है वो है बेसिस ऑफ द एंटी इंडिया एलिमेंट्स। इंडिया में कोई ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज वाले ग्रुप हैं, ठीक है ना, उनको जब इंडिया से भगाया जाता है तो वो जाके बांग्लादेश में बैठ जाते हैं, जैसे कि उल्फा के लोग हैं, ठीक है ना, एनएलएफटी के लोग हैं, ATTF के लोग हैं। तो यहाँ से जब भी उनको भगाया जाता है तो वो बांग्लादेश में जाकर के बैठ जाते हैं, वहाँ पे उनको कहा जाता है कि सेफ हैवन मिल जाता है। कैसे? क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अगर हम गवर्नमेंट एफर्ट की बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं लगभग 802। फिर उसके बाद बॉर्डर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लैंड कस्टम स्टेशन बनाए गए हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे फेंसिंग और फ्लड लाइट्स लगाई गई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दोस्तों ऐसे चेक पोस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आप जो है सारी व्यवस्थाएं, सारी फैसिलिटीज आप पा जाएंगे। जैसे कि अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, आप केवल आदमी हैं, मैन सिंगल हैं, तो आपके लिए भी व्यवस्था है। पासपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है। अगर आप कैटल्स ले जाना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था, वहाँ भी फैसिलिटीज करवाई जाती है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है। तो मतलब एक ही जगह पे हर तरह की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिससे सुचारू रूप से क्रॉस बॉर्डर आवागमन को सुनिश्चित करवाया जा सके, उसको हम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत सारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जो कि सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, कस्टम, ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल क्वारंटीन, ये सब सारी व्यवस्थाओं से वो लैस होते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम देखें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का, तो इसमें तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, लगभग 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है ना। थार डेजर्ट से लेकर के कश्मीर तक ये फैला हुआ है। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री इज कैटेगराइज अंडर द 3 डिफरेंट हेड्स, ठीक है ना। 3 तरह की बाउंड्री लाइंस हैं। पहला है
इंटरनेशनल बाउंड्री आल्सो कॉल्ड द रेडक्लिफ लाइन। ये आपका जो इधर वेस्ट वाला है, गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक का ये जो वेस्ट वाला है, इसको हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा है वो है दोस्तों येलो सी। जब वार हुआ था 1971 का और 1948 का, तो जहाँ पे हम सीज फायर अपना एग्रीमेंट साइन किए हैं, सीज फायर वाली जो लाइन है उसको हम येलो सी बोलते हैं। तो ये दूसरा बॉर्डर हो गया। तीसरा बॉर्डर है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये आपका जो येलो सी मतलब ईस्ट वाला बॉर्डर, जो आपका सियाचिन से लेकर के येलोसी तक का ईस्ट वाला बॉर्डर है, उसको ये तीसरा बॉर्डर है। तो कुल मिलाकर के 3 बॉर्डर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, एक रेड क्लिफ, दूसरा येलोसी और तीसरा जो है AGPL, ठीक है ना। अब इशूज अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ, ऑब्वियसली स्मगलिंग, ड्रग और आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सब सारी चीजें है ही है। इंडिया एंटी इंडिया जिहादिस्ट ग्रुप आर कोलिजन विद द पाकिस्तान, इसको आप जानते ही हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद फॉर दिस देयर हैज बीन ओकेजनल इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, ये सब भी आप जानते हैं। 2014-15 में एक स्मार्ट फेंस जो है मतलब वहां पे खड़ा करने की बात किया गया। इसके अंदर क्या किया जाएगा, लेजर वाल्स बनाए जाएंगे, मतलब ये कि फिजिकल वाल्स नहीं होंगे, लेजर लाइट्स लगाई जाएंगी, ठीक है ना। और हीट सेंसर्स होंगे, जो कि किसी भी तरह का अगर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, तो उसको जो है कमांड सेंटर में वो बायोटेक्नोलॉजी सेंसर के थ्रू उसको जो है कमांड सेंटर में वो भेज देगा। तो इससे जो है अर्ली एक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्मार्ट फेंस वाली व्यवस्था है वो अभी जो है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलाई जा रही है। अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें तो देखिए, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हम फेंसिंग कर रहे हैं, फ्लड लाइट्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बना रहे हैं। लगभग देखिए इशूज और जो इफेक्टिव मैनेजमेंट एफर्ट्स हैं वो लगभग सेम है। तो आप ये कोशिश करिएगा कि जब भी आप आंसर लिखिए, चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर हो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो या फिर बांग्लादेश का बॉर्डर हो, तो उसमें जो इशूज हैं और जो मेथड्स हैं, जो मेजर्स हैं, वो लगभग कॉमन ही होंगे। उसको हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, तो उसको हम बार बार जो है डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करें तो लगभग 3400 किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन इंटायर बाउंड्री इज डिस्प्यूटेड। अब डिस्प्यूटेड क्यों है, इतना बड़ा जो कहानी है इसको एक भाषा में आप समझ लीजिए कि इंडिया और चाइना, इनफैक्ट तिब्बत के साथ जो है हमारा 1913 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, तब जब जो है तिब्बत था, ठीक है ना। लेकिन बाद में 1958 के आसपास जब चाइना लिबरेट होता है और चाइना जो है तिब्बत को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लेता है, तो चाइना ये कहता है कि ये बॉर्डर जो है हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तिब्बतियन गवर्नमेंट के साथ इसको साइन किया गया है। यहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना इसी एग्रीमेंट को, जो कि म्यांमार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट को वो मानता है, लेकिन जो इंडिया के साथ इंडिया तिब्बत एग्रीमेंट हुआ था उसको वो नहीं मानता है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द बॉर्डर इशू, ठीक है ना। अब जो है बाद में बदमाशी चाइना ये करने लगा कि एक तो उसने कहा कि ये जो बाउंड्री आपने ड्रॉ किया है, जो एग्रीमेंट है, इसको मैं मानता नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसने जो है अपना जो है प्रभाव बढ़ाने लगा, जैसे कि अक्साई चीन पे इसने कब्जा किया, उत्तराखंड का कुछ एरिया इसने कब्जा किया, उसके साथ साथ पूरा अरुणाचल प्रदेश को इसने कब्जा कर लिया। तो इसलिए इंडिया और चाइना के बीच में इस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए हैं। क्यों? क्योंकि चाइना जो है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत के साथ, उसको नहीं मानता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए India and China initiated high level border talks in 1981 to find the solution. यहाँ पे यन होगा, जोड़ लीजिएगा। After 8 rounds of talks in 1988 एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है बनाया गया। कब? 1988 में, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, 1993 में द एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैकेबिलिटी along the line of actual control was signed and the India-China expert group of diplomatic and military officers was set up to the assist joint working group। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, अभी जो आप सियाचिन और उस एरिया में आप देख रहे हैं जो प्रॉब्लम हो रही है, हमेशा आप ये सुनते होंगे कि एक मिलिट्री ऑफिसर हमारे यहाँ से और उधर से एक रिप्रेजेंटेटिव मिल करके दोनों बात कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों है? कोई डिप्लोमेटिक पर्सनल क्यों नहीं जाता? कोई जो है प्राइम मिनिस्टर सीधा जब बात क्यों नहीं करता? या जो हमारे कर्नल जनरल हैं वो डायरेक्ट जाकर के बात क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ है
कि एक मिलिट्री ऑफिसर जो है बात करेगा, है ना। तो आप जो है ये करंट का मुद्दा है, वहां से आप इसको जोड़ करके समझ सकते हैं। अगर हम इंडिया और म्यांमार बाउंड्री की बात करें, देखिए इंडिया और चाइना में अगर हम इशूज और जो मीजर्स हैं उसकी हम बात करें तो सेम इशूज हैं और सेम मीजर्स होने चाहिए। ओके, अब हम इंडिया और म्यांमार की बात करें तो लगभग देखिए डिमार्केटेड 1967 में हमारा और म्यांमार का बाउंड्री ड्रॉ किया गया था, ठीक है ना। और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट था और इसीलिए आज हम देखते हैं कि म्यांमार के साथ हमारा कोई बहुत ज्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे इशूज हैं। इशूज क्या है? टेरेन इतनी गड़बड़ है कि वहां पे लोगों का मूवमेंट बहुत ही कठिन है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट भी वहां नहीं हो पाता है। तो ये एक इशू है कि जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसका डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, और डेवलपमेंट ना होने की वजह से, और इवन एक चीज और भी है कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, इंडिया की तरफ रहने वाले लोग की रिश्तेदारी म्यांमार में है, म्यांमार में रहने वाले लोगों की रिश्तेदारी इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई बाउंड्री उस तरह की नहीं है, ये जो बाउंड्री है ये ऑन पेपर है ना। यहाँ के लोगों को क्या पता कहाँ हमारी बाउंड्री है, तो एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी करते हैं, ठीक है ना। दावत उड़ाने जाते हैं, म्यांमार वाले इंडिया में आते हैं, इंडिया वाले म्यांमार में जाते हैं, और ये तो एक अच्छी बात है कि सोशल कोहेजन है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे। लेकिन इसके साथ साथ परेशानी ये भी है कि जो इलीगल इमिग्रेशन है या फिर इलीगल मूवमेंट है, स्मगलिंग है, वो भी तो होता है यहाँ पे, वो भी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो एथनिक डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को समझना और लोगों की भावनाओं को समझना, उनके कल्चर को समझना, ये हमारे लिए कठिन है। दूसरा, यहाँ का टेरेन इतना गड़बड़ है, इतना जंगली एरिया है, हिली एरिया है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर जो सोशल सिविल सर्वेंट्स हैं उनका भी मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो परेशानी तो है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। फिर उसके बाद देखिए इंटर ट्राइबल क्लैशेज होते हैं, एक ट्राइबल ग्रुप दूसरे ट्राइबल ग्रुप से लड़ाई करता है। इंसर्जेंसी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन द नॉर्थ ईस्ट, आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद ट्रांस बॉर्डर एथनिक टाइज आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर फोर्सेज। जैसा कि हमने बताया कि ट्रांस बॉर्डर टाइज है, यहाँ के लोगों का बातचीत यहाँ के लोगों से है, इनकी दोस्ती यारी इन लोगों के साथ है। तो ये भी एक, हालांकि ये कई मामलों में सही है, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा ये डिफिकल्टी इम्पोज करती है गवर्नमेंट पर। फिर उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब सारी चीज़ें तो आपकी चलती ही रहती हैं। फिर यहाँ पे भी देखिए इशूज हमने देख लिया, सोल्यूशन लगभग सेम है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो लगभग सेम लिखेंगे। इंडिया नेपाल बॉर्डर, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है एक 1950 में हमारा फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी और उसी के द्वारा जो है बाउंड्री किया गया है। सिटीजन ऑफ बोथ कंट्रीज गिवन इक्वल राइट्स इन द मैटर ऑफ रेजिडेंस, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, मूवमेंट इन ईच अदर टेरिटरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती है इंडिया नेपाल में घूमने टहलने के लिए। तो लगभग सेम राइट्स जो है जितने इंडियन रेसिडेंट्स को राइट्स दिए गए हैं, किस मामले में? रेसिडेंस के मामले में, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, मूवमेंट के मामले में, उतना ही अधिकार नेपाली लोगों को भी है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एकदम ओपन बॉर्डर है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो पहले देखिए ओपन बॉर्डर इसलिए है क्योंकि हम अपना बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते थे, ठीक है ना। लेकिन ये जो है कभी कभी खतरे की घंटी भी बजा देता है। कैसे? ओपन बॉर्डर है तो ओपनली आ जा रहे हैं लोग, ओपनली आर्म्स का ट्रेड हो रहा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फेक करेंसी है उसकी स्मगलिंग होती है, ठीक है ना। तो ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फुल्ली एक्सप्लॉइटेड ओपन बॉर्डर विद नेपाल। जैसे ही हम किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो वो नेपाल भाग जाते हैं। फिर उसके बाद स्मगलिंग, फेक इंडियन करेंसी, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारी इशूज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम भूटान बॉर्डर की बात करें तो लगभग सेम नेपाल जैसा ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इंडिया और श्रीलंका और मालदीव की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे अब हम मरी टाइम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करने जा रहे हैं। श्रीलंका और मालदीव के साथ हमारा लैंड बाउंड्री नहीं है, लेकिन हमारा मरी टाइम बाउंड्री है, ठीक है ना। तो अगर ओशियन बाउंड्री है तो इसको भी सॉल्व करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक जो ओशियन है, या इस तरह समझ लीजिए जो इंडियन ओशियन है, वो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है। कैसे? एक तो ये कि ट्रेड, जो इंडिया का ट्रेड हो रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा, जो इंडियन कोस्टल एरिया है उसकी सिक्योरिटी भी इस पर डिपेंड करती है। तीसरा, जो इंडियन कोस्टल एरिया में लोग रह रहे हैं उनका लाइवलीहुड भी
इस पे डिपेंड होता है। तो इसलिए जो श्रीलंका और मालदीव है, इनके साथ जो हमारा मैरीटाइम बाउंड्री है, इसको पूरी तरह से सिक्योर करना हमारे लिए जरूरी होता है। हालांकि जो सार्क का गठन हुआ है, ये इसमें काफी हेल्पफुल रहा है, और अभी तक श्रीलंका और मालदीव हमारा इनका जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, और म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी केवल इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिशरमैन डिस्प्यूट को लेकर के है। तो जो फिशरमैन डिस्प्यूट है, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि दोनों कंट्री एक टेबल पे बैठे और आपस में जो भी एक दूसरे का कंसर्न है उसको सुने समझे और सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो इंडिया और श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों मतलब कि इंडिया, श्रीलंका और इंडिया, मालदीव, इनके बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि इंडिया की पॉलिसी क्या रही है बॉर्डर एरिया में मैनेजमेंट करने के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये किया गया है, 7 5 ईयर प्लान में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। द प्रोग्राम हैज बीन एक्सपेंडेड सिंस टू कवर द बॉर्डर ब्लॉक्स ऑफ द 17 स्टेट्स। लगभग 17 स्टेट्स में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश बॉर्डर के एरियाज में, ठीक है ना। इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि बॉर्डर एरिया में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, इसको हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया है। फिर उसके बाद प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग ऑफ द पीपल इन लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज, और उसके बाद सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, ठीक है ना। मतलब ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो वहाँ का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उस पर भी ये ध्यान देता है। और इसका जो फंडिंग है वो 100% नॉन लैप्सेबल फंड होता है, ठीक है ना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में। ओके, उसके बाद जो इसके प्रोग्राम्स और स्कीम्स होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर होता है थ्रू द स्टेट। डायरेक्ट नहीं जाते हैं, स्टेट को कमांड किया जाता है, स्टेट को कहा जाता है कि आप इसको लागू कीजिए, ठीक है ना। गाइडलाइंस जो होते हैं प्रोग्राम के, उसको कौन फॉर्मुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जो भी प्लानिंग होती है, जो भी प्रोग्राम होता है, उसको डिजाइन कौन करता है, होम अफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है ना। नीति आयोग का कंसल्टेशन, और उसके साथ साथ जो स्टेट्स है, जिस स्टेट में हमको वो प्रोग्राम लागू करना होता है, उस स्टेट के गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम और प्रोजेक्ट, दियर अप्रूवल, एग्जीक्यूशन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे ऑटोनमीज दिए गए हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फंक्शनल ऑटोनमी है। इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोनों मिलकर के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो पॉलिसी रही है इंडिया की, उसमें सबसे पहला जो पॉलिसी रहा है वो रहा है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है ना। दूसरा इनका जो है वो है CIBMS, मतलब कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे एक दो वर्ड पे ध्यान दीजिए, एक कंप्रीहेंसिव मतलब विस्तृत, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, ठीक है ना। विस्तृत मतलब ये कि इसका जो एरिया ऑफ फंक्शन होगा वो बहुत तरह के चीजों में बिखरा होगा, मतलब सोशियो इकोनॉमिक भी होगा, ठीक है ना, डिफेंसिव भी होगा, ऑफेंसिव भी होगा, इक्विपमेंट्स भी हम तैयार करेंगे और टेक्नोलॉजिकल भी होगा, ठीक है ना। ये एक रोबस्ट एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम है दैट इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग द गैप्स इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है ना, बाय इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि हमने बात किया ह्यूमन रिसोर्स को इंटीग्रेट करेगा, वेपन्स की जो तैयारी होगी वो भी करेगा, और हाई टेक सर्विलांस इक्विपमेंट्स भी हम लगाएंगे। CIBMS जो है 2016 से इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि तरह तरह के डिवाइसेस को यूज करके सर्विलांस का काम करता है, इफिशिएंट एंड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करता है, ठीक है, नेटवर्क एंड डाटा स्टोरेज का भी काम करता है। ओके, इसी के अंदर में ही कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही एक बोल्ड क्विट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। अभी इसको समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसकी जरूरत क्या है और ये कहाँ पे लागू हो रहा है। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्रा नॉर्मल टाइम पे भी यहाँ पे जो है BSF के लिए डिफिकल्टी क्रिएट होती है। रेनी सीजन में ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है कि यहाँ पे न तो पेट्रोलिंग हो सकती है, न तो उसका सर्विलांस हो पाता है,
और ना ही वहाँ पे जो आउटपोस्ट है वो फंक्शनल होते हैं, और ना ही जो चेक पोस्ट होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। तो ऐसे में यह सजेशन दिया गया कि इस बॉर्डर एरिया को, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। और टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज करने का जो तरीका है, वो उसका जो प्रोजेक्ट है वो बोल्ड क्विट प्रोजेक्ट है। अब इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि बीएसएफ रिस्पॉन्सिबल है बांग्लादेश के साथ हमारा बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेक्ट बॉर्डर फेंस ड्यू टू द जियोग्राफिकल बैरियर्स। जियोग्राफिकल बैरियर्स में एक रिवर भी आता है, ठीक है ना। 61 kilometers of the border area in Dhubri district of Assam, where river Brahmaputra enters into Bangladesh in is consisting of vast charlands, innumerable river channels, thus making border guard in this area very tough task, especially during the rainy season। जैसा कि हमने बात किया कि यहाँ पे जो है रेनी सीजन में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो जनवरी 2018 में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विंग ऑफ द बीएसएफ अंडरटुक द प्रोजेक्ट बोल्ड क्विट, ठीक है ना। किसके लिए? बॉर्डर सिक्योरिटी को असम और धुबरी एरिया में सिक्योर करने के लिए। अब बोल्ड क्विट के अंदर होता क्या है, ये टेक्निकल सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर्स लगाए गए हैं, ठीक है ना। इन द अनफेंस्ड रिवराइन एरिया बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं। और ये जो सेंसर्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं? माइक्रोवेव रेडिएशंस जनरेट होती हैं, और माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स लगाए गए हैं, डिजिटल मोबाइल रेडियो लगाए गए हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए। एंड डे एंड नाइट सर्विलांस कैमराज लगाए गए हैं, और फिर एंड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी लगाए गए हैं। मतलब ये कि जो बोल्ड क्विट प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका फायदा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दीज मॉडर्न गैजेट्स प्रोवाइड फीड्स टू द बीएसएफ कंट्रोल रूम, एकदम रियल टाइम जो भी फीडबैक्स होते हैं वो देते हैं। रियल टाइम जो भी हलचल वहां पे होती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी जो बीएसएफ कंट्रोल रूम है उसको पहुंचाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो इलीगल क्रॉस माइग्रेशन है या क्राइम्स है, इसको जो है रियल टाइम में डिटेक्ट कर लिया जाता है, ये फायदा है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली हेल्प बीएसएफ टू कर्ब द ऑल टाइप ऑफ क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, बट आल्सो प्रोवाइड रेस्पाइट टू द ट्रूप्स फ्रॉम राउंड द क्लॉक ह्यूमन सर्विलांस। मतलब ये 24/7 सर्विलांस सिस्टम इससे पॉसिबल है, वो भी बिना जो है ग्राउंड लेवल पे गए हुए, बिना पेट्रोलिंग के। ओके, लेकिन उसके बाद भी जो बोल्ड क्विट प्रोजेक्ट है या फिर कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। एक तो देखिए वो टेरेन ठीक नहीं है, तो वहाँ पे पावर पहुँचाना, वहाँ पे इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन, मतलब उसको इक्विपमेंट्स को लगाना, ये सब बहुत ज़्यादा कठिन काम है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर लग गया किसी तरह से तो हमको उसको मेंटेन भी रखना है, तो मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज की भी थोड़ी बहुत समस्या हमको देखने को मिलती है। हाई कॉस्ट ऑफ डिवाइसेज महंगे मिलते हैं, ये भी एक चैलेंज है। लैक ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, अगर कोई उसके पार्ट्स और इक्विपमेंट्स कुछ गड़बड़ हो गए तो वो जल्दी मिलता नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। हमने बताया इरेटिक पावर सप्लाई नहीं हो पाता है। जो वहाँ पे गांव है वहाँ पे पावर सप्लाई हो ही नहीं पाता है। जो इस तरह से बैरन लैंड है या फिर इस तरह से जियोग्राफिकली चैलेंज लैंड है, वहाँ पे सप्लाई करना कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ सकते हैं। फिर एडवर्स क्लाइमेटिक एंड टेरेन कंडीशन, इसको आप जान ही रहे हैं ना। तो वहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि लोग वहाँ पे जा करके रह लें और अपना मैनेज कर लें, और टेरेन रहने लायक टेरेन भी नहीं है, तो इसलिए समस्या वहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, स्पेस टेक्नोलॉजी को बॉर्डर एरिया के मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाए। इसमें देखिए इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च किया है होम मिनिस्ट्री के लिए। सैटेलाइट विल बी यूज टू इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, मैनेजिंग द सिक्योरिटी फोर्सेज, ऑपरेशनल प्लानिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए उसको यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद द नेवी एंड एयरफोर्स हैव डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर देमसेल्फ, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए भी अलग से सैटेलाइट्स है, ठीक है ना। तो ये भी अपना जो है कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट्स के थ्रू करेंगे, तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब नहीं होगा अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती है। ओके, दीज सैटेलाइट्स विल हेल्प द सिक्योरिटी फोर्सेज टू नो एनी एक्टिविटी अकरिंग ऑन बॉर्डर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है ना। सैटेलाइट इमेज के थ्रू जो है अगर कोई भी हर मिनट का, हर सेकंड का अगर आप इमेज लेते रहेंगे तो इमेज देख करके आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर एरियाज में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 प्लानिंग्स जो है।
जो कि इंडिया जो है अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कर रहा है। देखिए अभी तक हम जो है मरी टाइम बॉर्डर बाउंड्री डिस्प्यूट और उसके बाद जो है लैंड डिस्प्यूट, ये सब चीज़ें हमने देख लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो इसको हम रोक रहे हैं। जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो पूरा जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा कि देखिए उल्टा चलते हैं तो सबसे पहले तो हम देख लिया कि इंडिया की पॉलिसी क्या क्या है। ठीक है ना। इसमें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट है, CIBM है, फिर उसके बाद आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हम अलग अलग कंट्रीज के साथ हम अपना बॉर्डर डिस्प्यूट और बॉर्डर एरियाज में इशूज देख लिए। ठीक है ना। उसके बाद जो है हम एक जो जनरल इंट्रोडक्शन होना चाहिए एक बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट का, एक जो जनरल पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए उसको हमने देख लिया। तो उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप जो है आंसर लिखने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन, कोई डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली आप हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।